बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों और जवानियों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जवानों, आज के लेक्चर में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना है और ये टॉपिक आप ऑलरेडी मैट्रिक में समझ भी गए हो एंड द टाइटल इज ओम्स लॉ। नौजवानों, इसके अंदर हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का ताल्लुक बनाने लगे हैं जिसके ऊपर एक के ऊपर यानी कि करंट के ऊपर मैं ऑलरेडी बहस कर चुका हूं इन आवर फर्स्ट लेक्चर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को अभी हमने एक्सप्लेन करना है तो वो इसके अंदर हम कर लेंगे। फिर हम समझेंगे इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है वो निकलेगा, वो होगा रेजिस्टेंस, और फिर उसी के साथ एक टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। सो लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू इट। So now we are going to understand Ohm's law. Now what is Ohm's law? Ohm's law actually relates what? It relates potential difference, यानी कि आप बोलचाल में आप इसे वोल्टेज का नाम भी दे देते हो। सो वोल्टेज, राइट, जिसे आप V से डिनोट कर सकते हो with what? With I, and I represents what? I means करंट। सो ये एक्चुअली क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक आपको बना के देगा करंट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब करंट तो हम समझ गए हैं ऑलरेडी। व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्ज विद द पैसेज ऑफ टाइम, या इन सिंपल वर्ड्स इट इज एक्चुअली अ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर हम सादा अल्फाज में कहें, लेकिन डिवाइडेड बाय टाइम आपने जरूर कहना है, ठीक है जी, बिकॉज वक्त के गुजरने के साथ साथ हम क्या करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करते हैं। सो ये आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर थोड़ी सी जो है हम रोशनी डालते हैं। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए मैं इस एनालॉजी को थोड़ा सा आपके सामने कर देता हूं। इमेजिन करें कि ये आपके पास दो टैंक्स हैं, राइट। अब जो दो टैंक्स है इसमें से एक जो है, ये जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है, ये पानी से भरा हुआ है और नीचे वाला भी पानी से नहीं भरा, राइट। अच्छा, अब ऊपर वाले टैंक का अर्थ की सरफेस से एक खास हाइट है, सिमिलरली नीचे वाले टैंक का भी एक खास हाइट है। इनको नाम दे देते हैं। ऊपर वाले टैंक को टैंक नंबर 1 कह देते हैं, जो नीचे वाला टैंक है इसको टैंक नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब अगर आप देख लो जवानों, सो टैंक नंबर 1 की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो नीचे वाला टैंक है यानी कि टैंक नंबर 2, उसके मुकाबले में, बिकॉज उसकी अर्थ के लिहाज से हाइट कम है, ठीक है जी, अगर मैं अर्थ के सरफेस के लिहाज से बात करूं, सो देयर विल बी अ डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, और जब पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा सो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसमें भी डिफरेंस होगा, या सिंपल वर्ड्स पोटेंशियल में भी डिफरेंस होगा। सो जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा सो थिंग्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो पानी ने मूव करना है फ्रॉम टैंक नंबर 1 टू टैंक नंबर 2, ठीक है जवानों, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, राइट। सो पानी ने मूव करना है, सिंपल बात है, लेकिन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। सिमिलरली इसी तरह अगर हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से, तो अगर मैं यहां पर एक कंडक्टर को कंसिडर करूं, लेट अस से दिस इज अ कंडक्टर, राइट, और इसका ये एक एंड है और दूसरा एंड ये है। अब अगर मैं ये वाला एंड कनेक्ट कर दूं टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और दूसरा एंड कनेक्ट कर दूं टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। सो याद रखिएगा, पॉजिटिव साइड को यानी कि ये वाला जो साइड है इसको हमेशा हम कंसिडर करेंगे एट अ हाई पोटेंशियल, राइट, और जो नेगेटिव साइड है जो कि ये वाला है इसको हम हमेशा कंसिडर करेंगे एट अ लो पोटेंशियल। और आपको पता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा जिसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा होती है फ्रॉम व्हाट, वो हमेशा होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव चार्जेस को आप जोड़ते हो तो वो मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, व्हाइल द नेगेटिव चार्जेस मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करूं, सो इलेक्ट्रॉन्स ने एक्चुअली उनकी अपनी एक थर्मल एनर्जी होगी, आपको पता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले लेक्चर में डिटेल से समझ गए हैं। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन की, अगर लेट से ये इलेक्ट्रॉन है और इसकी ये एक थर्मल वेलोसिटी है, ठीक है जी, लेट मी कॉल इट थर्मल वेलोसिटी, वी थर्मल, राइट जवानों,
ठीक है। सो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगना है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज नेगेटिव इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो बजाय कि ये यहां पर आए, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली थोड़ा सा खिसकेगा और लेटर से यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है जवानों। सो ये जो वेलोसिटी है, जिसको हमने क्या कहा हुआ था, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था, वी ड्रिफ्ट, इफ यू रिमेंबर योर प्रीवियस लेक्चर। सो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड हुई है, ये क्यों प्रोवाइड हुई है? ये तब प्रोवाइड हुई है जब आपने क्या किया हुआ है, आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जवानों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस तो लगना है। ठीक है जवानों। सो ये आपके पास चीज है कि वी ड्रिफ्ट ने इस तरफ लगना है। सो अब वी ड्रिफ्ट जब इस तरफ लगना है तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एक इस तरफ नेट मोशन ने जो है होना है, और इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरफ करेंगे सो इट विल एस्टैब्लिश व्हाट, इट विल एस्टैब्लिश करंट। ठीक है जवानों, यानी कि एक नेट फ्लो डेवलप हो गई है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड को हाई पोटेंशियल पे लेंगे, यानी कि उस एनालॉजी के तनाजर में वो जो टैंक नंबर 1 था वो आपका पॉजिटिव साइड है, राइट, एंड जो टैंक नंबर 2 है वो आपका नेगेटिव साइड है। लेकिन याद रखिएगा जवानों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या कि टैंक नंबर 1 को हम पॉजिटिव साइड कंसिडर करेंगे, लेकिन हमने यहां पर करंट कौन सी इमेजिन करनी है, कन्वेंशनल करंट, यानी कि करंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, सो पॉजिटिव चार्जेस उसके अगेंस्ट मूव करेंगे, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट को मालूम करना चाहूं, सो पॉजिटिव चार्जेस आर गोइंग टू मूव लाइक दिस। लेकिन इन रियलिटी हम ऑलरेडी समझ गए हैं कि रियलिटी में एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्चुअली मूव करेंगे लाइक दिस। ठीक है जवानों। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जबकि पॉजिटिव चार्जेस जस्ट लाइक दैट वाटर विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहां पर टेक अवे पॉइंट क्या है? टेक अवे पॉइंट ये है जवानों कि चार्जेस के फ्लो के लिए, यानी कि करंट के लिए, पोटेंशियल में डिफरेंस का होना लाजिम है। सॉरी, अब हम ओम्स लॉ के लिए सिचुएशन को डिस्कस करने लगे हैं। सो जवानों, यहां पर अगर हम कहें, सो करंट फ्रॉम ओम्स लॉ इज एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड विद द वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जवानों। सो जवानों, अब यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी आ जाए तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है, और इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो वी नीड टू पुट सम कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहां पर आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है जवानों। सो 1 डिवाइडेड बाय आर, व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय आर? इसको अभी मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूं, लेकिन आपको पता चल जाए कि 1 डिवाइडेड बाय आर इज एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, एज यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जब आप किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करोगे तो आपको यहां पर एक बैलेंसिंग फैक्टर लगाना होगा, और वो आपके पास है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/r। अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, सो मेरे पास ये सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाती है कि r को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये v इधर अकेला रह जाएगा, तो इसका मतलब है कि v इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाय r। Now, this is the mathematical form of what? Mathematical form of Ohm's law. अच्छा जी, अब यहां पर हमारे पास इस R को डिफाइन करने का टाइम आ गया है। What is this R? So R over here is actually what? R is called what? The resistance of a conductor, और द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल जिसके थ्रू आपने करंट को फ्लो करवाना है या पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। सो आर इज एक्चुअली अ रेजिस्टेंस, नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है क्या शो करेगा? इट इज एक्चुअली द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ऑफर्ड टू द फ्लो of charge, right? या opposition offered to current। ठीक है जवानों, to the flow of current भी कह सकते हो, लेकिन current itself is flow of charge। ठीक है जवानों। So हर एक मटेरियल
की एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, वो अपने थ्रू चार्जेस को कितने अमाउंट में अलाउ करता है कि वो फ्लो हो। सो अगर मैं ये कंडक्टर लेता हूं तो इस कंडक्टर की भी अपनी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी कि किस अमाउंट से ये चार्जेस को अलाउ करता है कि वो चार्जेस इसके थ्रू मूव कर सकें। सो सिमिलरली यहां पर आपके पास ये क्या है, रेजिस्टेंस। अब इसको थोड़ा सा आसानी से समझते हैं। व्हाट इज दिस मीन? देखिए, what is I? I is actually, अगर मैं I को करूं, so I is actually flow of what? Flow of charges। अब जाहिर सी बात है चार्जेस ने किसी मटेरियल के थ्रू फ्लो करना है, और चार्जेस को फ्लो करवाने वाली जो चीज है वो क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज अ किकिंग फोर्स। पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो तभी चार्जेस ने फ्लो करना है ना। जिस तरह से उन टैंक्स के दरमियान पोटेंशियल में डिफरेंस था तभी पानी फ्लो कर रहा था ना, फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है जवानों, अगर वो सेम पोजीशन पर होते तो ना पानी ने इस तरफ से इस तरफ जाना होता, ना टैंक नंबर 1 से 2 की तरफ, ना 2 से 1 की तरफ, राइट। सो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज एक्चुअली अ किकिंग फोर्स, या आप इस तरह कह सकते हो कि इट इज एक्चुअली अ पुश। ठीक है जवानों, सो दिस इज अ पुश विच विल बी इक्वल टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। लेकिन ये जो पुश है ये सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं करवाता, बल्कि उस चार्जेस की फ्लो को जो अपोजिशन फराहम हो रही है, राइट, उस अपोजिशन के साथ भी डील करता है, यानी कि रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है जवानों, सो push will always be equal to the flow of charge multiplied by the resistance offered to the flow of charge। ठीक है जवानों, so opposition offered to the flow। ठीक है जवानों, इसकी मिसाल ऐसी है जो कि आपको नजर आ रहा है कि एक बंदा वो क्या कर रहा है, वो एक बंदे को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, राइट। ठीक है, सो वो जो बंदा पुश कर रहा है वो ये है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, और जिस बंदे को फ्लो करवाया जा रहा है या पुश करवाया जा रहा है वो एक्चुअली चार्जेस है, राइट। सो चार्ज पर यूनिट टाइम इज एक्चुअली करंट, और एक बंदे ने उसी बंदे को, राइट, यानी कि चार्ज को कस के पकड़ रखा हुआ है रस्सी से, वो कौन है, वो एक्चुअली ये वाला बंदा है, यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है जवानों, सो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है जी, जाहिर सी बात है किसी चीज को धक्का दोगे, सही है, तो उस धक्का देने वाले बंदे ने क्या करना है, उस बंदे को मूव भी करवाना है, और उस बंदे के आगे जो रोड़े आ रहे हैं या उस बंदे के मोशन के आगे जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उस ऑब्स्टिकल्स का भी ख्याल किसने रखना है या उसको भी डील किसने करना है, जाहिर सी बात है धक्का देने वाले बंदे नहीं करना है ना। ठीक है जवानों, सो ये आपके पास है ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ को तो हम समझ गए। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। नाम के साथ तो उसके साथ लॉ लगा हुआ है, लॉ तो उसके साथ लगा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा इसको आप हर एक चीज पे अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर करते भी हैं तो ये हर एक चीज पे इन इट्स ट्रू सेंस जो है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है जवानों, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओम्स लॉ कंडक्टर्स के लिए करूं, सो अगर आप इस इक्वेशन को देख लो, सो इट इज एक्चुअली I इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R इंटू V। ठीक है जी, या इस इक्वेशन को देख लो। अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है जी, राइट, सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। कि देखिए अगर मैं क्या कर लूँ, मैं V और I के दरमियान प्लॉटिंग करना चाहूँ, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हेयर। सो प्लॉटिंग में मेरे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी कि सिचुएशन वुड लुक समथिंग लाइक दिस, राइट जवानों। सो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर मैं अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी I डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R। ठीक है जी, मैंने क्या कर लिया है जी कि मैंने I को यहां पर छोड़ के V को उधर लेकर चला गया हूं और R को नीचे लेकर आ गया हूं। ठीक है जी, अब यहां पर अगर आप देख लो, मैं यहां पर I को प्लॉट कर लेता हूं और इस एक्सिस पे V को प्लॉट कर लेता हूं, राइट। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज V इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, I इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए वोल्टेज होगा तो करंट फ्लो करेगा ना, राइट। तो इसका मतलब यही कि वी नीड टू प्लॉट I ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड V ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो अब अगर मैं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊं तो करंट भी साथ में बढ़ता है, सो लाइक दिस। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को मजीद बढ़ाऊं तो करंट भी साथ में बढ़ता है, लाइक दिस। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को मजीद बढ़ाऊं तो करंट भी बढ़ता है, लाइक दिस। पोटेंशियल डिफरेंस को मजीद बढ़ाते जाओ तो करंट भी बढ़ेगा, लाइक दिस। सो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में आ जाना है, राइट। इफ यू कैन सी दिस, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट, दिस इज अ स्ट्रेट
लाइन। अब अगर किसी भी मटेरियल के लिए जिसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है V फ्रॉम द बैटरी, और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आए तो समझ लीजिएगा कि इट इज एन ओमिक मटेरियल। और ये अमूमन कौन से होंगे? ये आपके पास होंगे मेटल्स, राइट? जो गुड मेटल्स होंगे वो एक्चुअली गुड कंडक्टर्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है जवानों, सो मेटल्स के लिए I और V का ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन आता है। अच्छा, और एक स्ट्रेट इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है? अगर आप देख लो, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर इस ग्राफ की चढ़ाई देख लूं, सो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, सो स्लोप लाइक दिस है। सो स्लोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको पता है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर कि ये आपके पास हुआ V, बिकॉज इस एक्सिस पे आपने V प्लॉट किया हुआ है, और ये आपके पास हुआ क्या? ये आपके पास हुआ I, बिकॉज इस एक्सिस पे आपने क्या किया हुआ है? I को प्लॉट किया हुआ है। सो अगर मैं स्लोप मालूम करना चाहूं तो स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। ठीक है जवानों, सो दिस इज राइज बिकॉज आप ऐसे जाते हो, राइज होते हो, एंड दिस इज रन, दिस इज योर, आप दौड़ते ऐसे हो ना हॉरिजॉन्टली। सो आपके पास क्या होगा? स्लोप इज एक्चुअली इक्वल टू, अब देखिए राइज क्या है? राइज इज दिस एंड दिस वन इज एक्चुअली current. So rise is actually current divided by run. So this is run because दौड़ना आपने ऐसे है. So this is V divided by V, right, is equal to, अब I divided by V क्या आता है? 1 over R. So 1 divided by R is actually 1 I divided by V. So the slope of this I versus V graph is nothing but the reciprocal of the resistance, or I should say this constant of proportionality. ठीक है जवानों, राइट? सो इसका ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स व्हाट? 1 डिवाइडेड बाय R। ठीक है जवानों, और अगर आप इन वेरिएबल्स को उल्टा कर दो, लेट से आपने यहां पर V को प्लॉट किया और यहां पर आपने I को प्लॉट किया, राइट जवानों? सो आपके पास ये V हो जाएगा और ये I हो जाएगा, राइट? सो अब आपके पास स्लोप क्या होगा? V डिवाइडेड बाय I। सो आपके पास ये भी उल्टा हो जाएगा, सो इट विल बी R, बिकॉज अगर आप देख लो, अगर आप इसको उल्टा कर दो, सो इट विल बी V डिवाइडेड बाय I। इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, सो ये भी ऊपर जाएगा और इस नीचे आना है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? R डिवाइडेड बाय 1, यानी कि R। तो इस तरह भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन द गुड थिंग इज, या द मोर सूटेबल थिंग इज कि आप I को यहां पर प्लॉट करो और V को वहां पर प्लॉट करो, बिकॉज यूजुअली हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, राइट? और जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज ये डिपेंडेंट है ना V के ऊपर, राइट, तो उसको हम वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करना पसंद करते हैं। सो आपके पास ये फिर क्या होगा? 1 over R अगेन, दिस विल बी I एंड दिस विल बी V। ठीक है जवानों, सो ये आपके पास IV कैरेक्टरिस्टिक थी। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी ना, स्ट्रेट लाइन, ये ओनली मेटल्स के लिए होगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कि V और I के दरमियान जो ताल्लुक है वो बिल्कुल ओम्स लॉ के मुताबिक है, दैट इज व्हाट? लीनियर। लीनियर यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है, एज जिस तरह की हम ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, राइट ओवर हियर। ठीक है जवानों, राइट? लेकिन अगर कोई दूसरा मटेरियल हुआ तो उसके लिए ये लाइन स्ट्रेट नहीं आता, बल्कि ये कर्व भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, थर्मिस्टर के लिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से आता है, टेढ़ा वेढ़ा। सिमिलरली अगर सेमीकंडक्टर्स के लिए करें, राइट, सिमिलरली अगर फिलामेंट ऑफ द बल्ब के लिए करें तो वो कुछ इस तरह से आता है। सो ये आपके पास है कि इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। जिस तरह से आप आइडियल गैस इक्वेशन देखते हो, सो आइडियल गैस इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाइड टू आइडियल गैस, एंड आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन उसे हम पर भी अप्लाई करते हैं टू अदर गैसेस, राइट? सो उसका बिहेवियर जो अदर गैसेस है वो स्ट्रिक्टली आइडियल तो नहीं है, लेकिन हम आइडियल कंसिडर करके उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जवानों, और फिर उसके अंदर जो थोड़ी सी वेरिएशंस होती है वो फिर हम स्टडी कर रहे होते हैं। द सेम इज द केस ओवर हियर। ठीक है जवानों, कि ओम्स लॉ जो है वो स्ट्रिक्टली मेटल्स के लिए है, जो कि एक आइडियल चीज है करंट के फ्लो के लिए, अदर चीजों के लिए नहीं है, लेकिन हम अप्लाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है जवानों, सो ये आपके पास हुआ ओम्स लॉ। अब इसके अंदर इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूं।
सो अब आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। अब ये रेजिस्टेंस क्या है जवानों? रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, अब उसको मैं थोड़ा सा डिसमेंटल करने की कोशिश करता हूँ। सो जवानों और जवानियों, रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। रेजिस्टेंस, अच्छा, अब रेजिस्टेंस जो है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक्चुअली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, राइट, बल्कि 4 कह लें, ठीक है जी। नंबर 1, it is directly related to the length. So resistance is directly related to the length of the conductor. अगर मैं ये कंडक्टर लूँ तो इसका जो लेंथ है, राइट, इसको मैं मिटा देता हूँ, राइट, इसका जो लेंथ है इस लेंथ को डायरेक्टली रिलेट करता है। अच्छा, नंबर 2, दिस इज 1। नंबर 2, राइट, यहां पर लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कौन सा एरिया? इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको ताकि ज्यादा अच्छा है। ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये भी साथ में मिटा देता हूं। अच्छा, तो जवानों बोर हो गए हो? हैं, बोर नहीं होना, ठीक है। अच्छा, सो ये जो आपको क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, एंड दिस हैपन्स टू बी द लेंथ, राइट। सो लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है अपोजिशन, और जो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, राइट, इस एरिया के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। यानी कि वायर जितना लंबा होगा तो इसका मतलब ये है कि यहां पर मौजूद जो चार्जेस है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे करूं तो यहां पर मौजूद जो चार्जेस हैं वो ज्यादा दूर तक जाएंगे, बिकॉज लेंथ ज्यादा है ना। तो जब ज्यादा दूर तक जाएंगे तो उनकी आपस में भी कोलिजन ज्यादा होंगी, एटम्स के साथ भी कोलिजन ज्यादा होंगी, तो ज्यादा कोलिजन मींस ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है जवानों। सो दैट इज द थिंग। और एरिया के साथ देखिए, सिंपल बात है जी, अगर इसके मुकाबले में इतना एरिया हो तो जाहिर सी बात है ज्यादा खुला रोड होगा तो गाड़ियां भी बड़ी खुल कर जाएंगी ना, आराम से स्पीड मार सकेंगी, राइट जवानों। सो सिंपल इज द फैक्ट, ठीक है जी, कि इसके साथ डायरेक्ट है। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। अच्छा, एक तीसरा फैक्टर है, वो है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर ऑफ द कंडक्टर, लेकिन दैट्स द टॉपिक फॉर अनदर टाइम। ये जो है वो आगे आने वाले लेक्चर में आएगा, अनदर टाइम। फिलहाल हम सिर्फ इन दोनों को ही डिस्कस कर रहे हैं। सो जब ये कंबाइन करता हूं तो कॉम्बिनेशन के बाद मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी का हमने कुछ करना है, इसको हमने इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। और क्या करेंगे जी, हमने यहाँ पर क्या करना है, इक्वलिटी को कन्वर्ट करके यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर हमारे पास है रो। दिस थिंग इज कॉल्ड रो, ठीक है जवानों। अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज रो? इट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाता है किस चीज का? रेजिस्टेंस का। अच्छा, अब इसको लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस तरह कर लो कि यहां पर L को मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो, सो L मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय L, तो L इंटू L क्या हो जाएगा? L इंटू L जो है वो हो जाएगा आपके पास L स्क्वायर, और A इंटू L क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, ठीक है जवानों। सो ये आपके पास इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है जवानों। तो एक शेप इसका ये भी है, राइट। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर मैं यहां पर L इंटू L ना करूं बल्कि एरिया को अपसाइड डाउन मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल एरिया को मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, राइट, और एरिया को मैं डिवाइड भी कर देता हूं। पता है कि एरिया को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। मैथमेटिक्स मुझे अलाउ करता है, मैं कर सकता हूं, बिकॉज जिस चीज को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी से डिवाइड भी कर रहा हूं। सो इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू व्हाट? R इज इक्वल टू रो, राइट। अच्छा, एरिया इंटू L क्या आ जाता है? एरिया इंटू L इज एक्चुअली इक्वल टू वॉल्यूम, और नीचे क्या आ जाएगा? एरिया का स्क्वायर। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हो, ठीक है जवानों। ये भी आपके पास एक डिफरेंट शक्ल आ गई है, ठीक है जवानों। अच्छा जी, अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को। अगर मैं यहां पर इसको एक सर्कल लूं, अगर सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसको अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूं, फॉर एग्जांपल अगर आप इधर खड़े हो और इधर से आप उसे देख रहे हो, तो आपको ये एक सर्कल नजर आने वाला है लाइक दिस। और सर्कल का जो एरिया होता है, अगर ये R है तो सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, राइट जवानों। सो अगर एरिया की जगह आप पाई R स्क्वायर पुट कर लो, सो R इज इक्वल टू रो L डिवाइड
डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर इस तरह से नहीं, अगर आप इसको इन डायमीटर्स के टर्म्स में मेजर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये भी आर ले लूं, ये आर है, सो आपको पता है कि डी इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, डायमीटर। डायमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर, सो आर इज सपोज टू बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2। सो यहां पर आप डी डिवाइडेड बाय 2 पुट कर लो, सो आपके पास बन जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी डिवाइडेड बाय 2, और चूंकि स्क्वायर है आर के ऊपर तो स्क्वायर और स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आर इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स मैंने यहां पर आपके सामने लिखवाए, एक ये वाला हुआ और ये वाला हुआ। अच्छा, अब ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, Why? ठीक है, इसलिए बिकॉज इसी के अंदर आपको तंग किया जाता है जी। एक कंडक्टर है, उसको स्ट्रेच कर लिया गया, उसकी लेंथ इतनी बना दी गई, उसका रेडियस इतना बना दिया गया, तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, उसकी एरिया और वॉल्यूम को इस तरह घुमा दिया गया, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है जवानों। सो मुख्तलिफ तरह की चीजों को यहां पर आपके सामने रखा जाता है और आपसे कहता जाता है व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। तो ये मुख्तलिफ फार्मूले हैं, इसको हम आगे जाके यूज करने वाले हैं, वैसे ही मैंने नहीं किया है, ठीक है बहनों। सो ये आप नोट कर लें। और अब मैं आना चाह रहा हूँ रेजिस्टिविटी के ऊपर, बातों में बात निकल आई, सो ये आपने नोट कर लिया है डिफरेंट तरह के, ये अब मैं मिटा देता हूँ। और अब मैं इस पर आखिरी चीज जिसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो है रेजिस्टिविटी। इसको भी मिटा देते हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू नीड दिस स्पेस। नाउ जवानों आते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कंडक्टर है, राइट। अब इसकी एक लेंथ है और इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर मैं इस कंडक्टर से एक ऐसा टुकड़ा काट दूं, लाइक दिस, लेट अस से इसी सिलेंडर के शेप में काट लेता हूं, राइट जवानों, एक ऐसा टुकड़ा काट लूं कि जिसका जो लेंथ है वो हो 1 मीटर और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो कितना हो, वो हो मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपको नजर आता है ये, राइट, दिस, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेकिन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है और जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है। सो मीटर इंटू मीटर आपके पास क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब है वॉल्यूम क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा टुकड़ा है कि जिसका वॉल्यूम कितना है, वो है आपके पास 1 मीटर क्यूब, राइट। तो याद रखिएगा, अब इस टुकड़े को, राइट, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। इस टुकड़े को जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इस टुकड़े को जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, राइट, और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा किस चीज के, I मल्टीप्लाई बाय आर के। तो याद रखिएगा, अब ये जो अपोजिशन ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट अपोजिशन विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट अपोजिशन विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो अब आप यहां पर क्या लिख सकते हो, अब आप यहां पर आर की बजाय रो लिख सकते हो। कैसे, देखते जाए, देखिए, रो एल डिवाइड बाय ए। अब एल को आप क्या ले लो, 1 मीटर, और एरिया को आप क्या ले लो, 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि उन जो टुकड़ा आपने लिया है किसी भी कंडक्टर का, फॉर एग्जांपल लेट अस से कॉपर है, आपने उसके डायमेंशंस को यूनिटी कर दिया है। सो जब आप उसके डायमेंशंस को यूनिटी कर देते हो तो आपके पास आर क्या हुआ, आर इज इक्वल टू रो, ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1, फिलहाल मैं यूनिट नहीं लिख रहा, तो आपके पास आर इज इक्वल टू व्हाट, रो। इसका मतलब यह है कि इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाई द वर्ड स्पेसिफिक इज देयर, द वर्ड स्पेसिफिक इज देयर बिकॉज ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन वो रेजिस्टेंस है कि जिसके
डायमेंशंस आपने यूनिटी कर दिए हैं, ठीक है जवानों। सो दिस इज एक्चुअली द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। और हर एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की अपनी एक खास वैल्यू है, एक खास टेम्परेचर पर। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है, ठीक है जवानों, बिकॉज अब मैं टेम्परेचर का तड़का यहां पर लगाने लगा हूं, ठीक है। सो ये आपके पास है। अच्छा, अब जल्दी जल्दी रेजिस्टिविटी के यूनिट के ऊपर आ जाते हैं। सो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, देखिए, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर ना, तो 1 मीटर कह दें। एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कह दें। तो स्क्वायर और ये कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आपके पास नीचे अगर मैं यूनिट की बात करूं, अगर यहां पर भी मैं यूनिट पुट कर दूं, तो द यूनिट ऑफ आर इज एक्चुअली ओम। सो वी इज इक्वल टू एक्चुअली व्हाट, आई R. So R is supposed to be equal to V divided by I. Now volt per ampere is actually equal to 1 ohm. So the resistance of the conductor will be equal to 1 ohm when 1 volt of potential difference is applied across the ends of the conductor and it flows the current of how much amps? 1 ampere. ठीक है जवानों। सो ये आपके पास ओम हो गया, तो आपके पास यहाँ पर ओम हुआ और नीचे आपके पास ऑलरेडी क्या है, मीटर। सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज एक्चुअली व्हाट, ये मल्टीप्लाई करो इधर, तो इट विल बी ओम इनटू मीटर, ठीक है जी। बाय द वे दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा, ठीक है जवानों। सो ये आपके पास यूनिट हुआ रेजिस्टिविटी का, राइट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के ऊपर एक्सप्लेन करना चाहता हूं, चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहां पर, मैं ये मिटा देता हूं। अच्छा, अब वो टेम्परेचर की चीज को जरा एक्सप्लेन करते हैं। याद रखिएगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है। अब आप कहोगे कि सर अगर ये रेजिस्टेंस ही है तो फिर तो फर्क नहीं हुआ, नहीं, फर्क है। नंबर 1, रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। जबकि रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज हर एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू मुख्तलिफ है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन लेंथ और एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज आपने तो लेंथ और एरिया पे शराइत लगा दी है ना, आपने तो ऑलरेडी लेंथ और एरिया 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर ले लिया है ना, तो आप तो उसको बिल्कुल आउट ऑफ द वे ही कर दिया है, ठीक है जवानों। सो लेंथ और एरिया तो साइड में चले गए। अब मैं रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है उसकी मैं बात करने लगा हूं। सो अब मैं क्या करता हूं जी, अब मैं यहां पर लेट अस से ये कंडक्टर हुआ हमारे पास, ये हमारे पास हुआ कंडक्टर, और लेट अस से ये है हमारे पास कॉपर। क्या है जी? कॉपर, ठीक है जवानों। अच्छा जी, अब मैं इधर से एक टुकड़ा काट लेता हूं, राइट, और ये टुकड़ा अगेन इसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, मतलब इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर। अच्छा जी, एक दूसरा टुकड़ा काट लेता हूं उसी तरह से, और एक तीसरा टुकड़ा काट लेता हूं, ठीक है जी। और इन तीनों के वॉल्यूम्स जो हैं वो क्या है, 1 मीटर क्यूब, यानी कि एरियाज भी या क्रॉस सेक्शनल एरियाज भी 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ्स भी 1 मीटर है। तो मैं यहां पर इनको यहां पर रख देता हूं कि ये आपके पास एक टुकड़ा हुआ, राइट, नंबर 1, और फिर आपके पास ये नंबर 2, और फिर आपके पास ये नंबर 3, ठीक है जी। और इन तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों की जो एरियाज हैं वो है आपके पास क्या, वो है आपके पास 1 मीटर स्क्वायर। इधर कर देता हूं, ऑलरेडी मैंने इधर लिखा हुआ है, लेंथ्स इनके 1 मीटर है, एरिया इनके 1 मीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम इसका 1 मीटर क्यूब हो गया। और तीनों की तीनों किसके टुकड़े हैं, कॉपर के, राइट। इसको मैं यहां पर थोड़ा सा इनक्लोज कर लेता हूं कि ये खसूसियात है इन तीनों की, ठीक है जवानों। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं जी, अब मैं कनेक्ट करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। इधर भी पॉजिटिव और इधर भी नेगेटिव, राइट। अच्छा, यहां पर मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो है 1 वोल्ट का, राइट। यहां पर भी जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो मैंने अप्लाई किया है 1 वोल्ट का, और यहां पर भी जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो मैंने अप्लाई किया हुआ है 1 वोल्ट का। आइशा से, ठीक है जवानों। सो अब ये मैंने 1 वोल्ट की बैटरीज कनेक्ट कर दिए हैं तीनों के साथ। अच्छा,
अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन तीनों की अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज क्या वो सेम रहेगी, राइट? तो अब देखते हैं क्या होता है। ये मैं मिटा देता हूं ये साइड, सही जी, ये मिटा देता हूं मैं और यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, अब अगर आप देख लो यहां पर, सो V इज एक्चुअली इक्वल टू I R। अब वोल्टेज तो तीनों को 1 वोल्ट का अप्लाई हुआ है ना, सो ये आपके पास क्या हुआ, 1 वोल्ट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, राइट जवानों? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इन तीनों की रेजिस्टेंस सेम है, राइट? जाहिर सी बात है कि तीनों के डायमेंशन सेम है, नेचर सेम है, यानी कि तीनों कॉपर के हैं, तीनों के आपने एरियाज और लेंथ बराबर कर दिए हैं, तो रेजिस्टेंस तो तीनों का सेम हुआ, राइट? तो रेजिस्टेंस आपके पास, रेजिस्टेंस की बजाय मैं क्या लिखूंगा, रेजिस्टिविटी, बिकॉज R इज इक्वल टू रो, जब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो, ठीक है जवानों? और ऑलरेडी हमने ये सेटिस्फाई किए हुए हैं, तो ठीक है हुआ। तो जाहिर सी बात है कि अगर तीनों को वोल्टेज भी सेम अप्लाई हुआ है, राइट, और जो अपोजिशन है वो भी तीनों टुकड़ों की सेम है, तो ऑटोमेटिकली करंट बेचारे के पास तो और कोई चारा नहीं है ना, उसने भी सेम रहना होगा ना सारों के लिए, राइट? अच्छा, अब यहां पर बात है रेजिस्टिविटी या R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, जब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो ना, लेकिन ये तब होगा जब इन तीनों वायर्स का, जिनके डायमेंशन सेम है, जब इन तीनों वायर्स का टेम्परेचर भी सेम हो। याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं 1 कह दूं और इसको मैं 2 कह दूं और इसको मैं 3 कह दूं, ये जो नीचे वाला है इसको मैं 3 कह दूं, या चले दरमियान में ही लिख देता हूं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, राइट जवानों? सो अगर मैं यहां पर कहूं कि length of 1 is equal to length of 2 is equal to length of 3. Similarly, area of 1 is equal to area of 2 is equal to area of 3. और तीनों के तीनों किस चीज़ के हैं? कॉपर के हैं, तो नेचर भी सेम है। और मैं फिर कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ 1 is equal to वॉल्यूम ऑफ 2 is equal to वॉल्यूम ऑफ 3, राइट जवानों? सो याद रखिएगा कि यहाँ पर अब पोटेंशियल डिफरेंस भी मैंने सेम अप्लाई किया हुआ है ना। चलिए जी, वॉल्यूम को नहीं लिखता बिकॉज ऑलरेडी आपको पता चल गया ना कि अगर लेंथ और एरिया सेम है तो वॉल्यूम है तो सेम होना ही होना है। लेकिन यहां पर मैं इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र करने वाला हूं, तो अब इन वॉल्यूम वाली वी को और पोटेंशियल डिफरेंस वाली वी को कंफ्यूज ना कर जाऊं। सो यहां पर अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूं कि तीनों को मैंने सेम वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, सेम वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो समझ लेना कि यहां पर वॉल्यूम्स भी बराबर है, ठीक है जी? चलिए लिख देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3, ठीक है? सो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने सेम अप्लाई किया हुआ है, तो आपके पास चूंकि ये सेम है तो रेजिस्टेंसेस भी सेम होंगे, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज एक्चुअली इक्वल टू रू इज इक्वल टू 3, राइट? बिकॉज आपके पास सेम नेचर के है ना। लेकिन ये तब होगा, ऑल ऑफ दिस विल बी, या इन सिंपल वर्ड्स, ये तो सिंपल है ना, ये सिचुएशन है, ये तब होगा इफ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, यानी कि टेम्परेचर्स की बात कर रहा हूं। गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इनमें से एक को कंसिडर कर लेता हूं यहां पर। जब मैं यहां पर नेगेटिव साइड लगा लेता हूं बैटरी का और यहां पर पॉजिटिव, यानी कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लेता हूं, सो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है जिसको इस तरफ जाना था, इस थर्मल वेलोसिटी से, ये थर्मल वेलोसिटी है ना, आपको याद है, दिस इज वी थर्मल, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, थर्मल वेलोसिटी है। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर गए हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले में। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई कर दूं तो अब ये इधर आने की बजाय इधर आ गया, राइट? ये आपके पास हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट जवानों? अब अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ये जो थर्मल वेलोसिटी है ये भी ज्यादा होगी, बिकॉज टेम्परेचर इज एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? थर्मल वेलोसिटीज। राइट जवानों? सो जब ये थर्मल रैंडम जो मोशन है, जब ये ज्यादा होगी तो
रैंडम मोशन या थर्मल वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उन चार्ज पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में पुश करना मुश्किल होगा, बिकॉज जब आप उनको पुश करोगे तो आपस में वो कोलाइड करेंगे। सो जब पुश करना मुश्किल होगा तो ये ड्रिफ्ट जो है, वी ड्रिफ्ट, इसने क्या होना होगा, इसने लेस होना होगा। इसका मतलब है कि एक डायरेक्शन में नेट फ्लो कम है। सो जब एक डायरेक्शन में नेट फ्लो कम है, सो यहां पर जो करंट है, राइट जवानों, इसको मैं रेजिस्टिविटी लिख देता हूं, बिकॉज आर इज इक्वल टू रो। सो ये जो करंट है इसने कम होना होगा। सो जब ये कम होगा तो ये क्यों कम होगा, बिकॉज रेजिस्टिविटी ज्यादा है। ठीक है जवानों, सो याद रखिएगा ये सिचुएशन तब होगी जब ये सिचुएशन आप सेटिस्फाई करोगे, जब इन तीनों के टेम्परेचर्स को भी आप सेम रखोगे। लेकिन अगर इन तीनों में से लेटर से इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी थर्मल वेलोसिटीज इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, तो उसको इनके इस वाले के इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में पुश करना मुश्किल है। तो पुश करना मुश्किल का क्या मतलब है, ज्यादा पोजीशन। ज्यादा पोजीशन मींस ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस मींस ज्यादा रेजिस्टिविटी, बिकॉज अब तो हमने डायमेंशंस को ये कर रखा है ना, राइट, और इस डायमेंशंस पे रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। सो यहां पर आपके पास क्या है कि अगर ये सिचुएशन हुई, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, मतलब टेम्परेचर इसका इससे ज्यादा और इसका इससे ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ 3, राइट। और अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगर आप देख लो, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपने 1 वोल्ट का अप्लाई किया हुआ है ना, तीनों को आपने 1 वोल्ट का अप्लाई किया हुआ है। सो आपके पास क्या हो जाएगा कि करंट इन 3 विल बी ग्रेटर देन करंट इन 2 विल बी ग्रेटर देन करंट इन 1, राइट। सो ये आपके पास सिचुएशन है। सो ये चीज मुझे एक्सप्लेन करनी थी। आई बिलीव आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।